सर करके डाउट्स जो होंगे उसमें हम असाइनमेंट वाले डाउट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, एक था मेरा। वही मैं बोल रहा हूँ कि ओके एक बार पढ़ा लेंगे तब फिर टाइम बचेगा तो असाइनमेंट का डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर मैं जो है जो डाउट होगा भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके सर। बच्चों प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। जो लोग आराम से ऑन कर सकते हैं उनको ऑन करना चाहिए। तो हम लोग पिछली क्लास में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कर रहे थे, और आज हम लोग को जो 3-4 न्यूमेरिकल्स रह गए थे पहले, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग फटाफट कर लेंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था और मैंने बोला था कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग वेंडी ग्राफ जनरेटर फटाफट करेंगे, ठीक है। ये दो चीज हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग अभी करेंगे। कल एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है हम लोग को, a capacitor is charged to a potential V1 and the power supply is disconnected. जब पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज कांस्टेंट रहता है। हम लोगों ने कल बात करी थी इसके बारे में, है ना। सर वोल्ट तो बंद हो जाएगा तब। हाँ, तो चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है ना। So the power supply is disconnected and capacitor is connected in parallel to another uncharged capacitor. Right? Now calculate the common potential of the combination of capacitors so that the total energy of the combination is less than sum of energy stored in them before they are connected. Right? So अभी हम लोग फटाफट, है ना, ये वाला पार्ट तो हम लोग ने प्रूव भी किया था। अगर तुम्हें याद होगा Q1 माइनस Q2 करके हम लोगों ने प्रूव किया था, है ना। सो अभी a capacitor is charged to a potential V1, right? So सबसे पहले initial energy stored in the capacitor is equal to half। मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर है, ठीक है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरा, ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस C2 होगा। सो लेट the capacitor, first capacitor has capacitance C1 and the second uncharged capacitor has a capacitance C2. Initial energy stored, initial energy stored in the capacitor is equal to half C1 V1 square। ये हमारा इनिशियल एनर्जी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको ये निकालना है, पहले पार्ट में तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है ना। तो चार्ज अगर कांस्टेंट रहेगा तो पहले जो इनिशियल जो चार्ज था, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू C1 V1, और फाइनल चार्ज निकालोगे तो मान लो ये दोनों तुमने इसको चार्ज किया, पहले C1 को चार्ज किया V1 पोटेंशियल पर, और उसके बाद इसी C1 को पैरेलल में दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, C1 और C2 को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और इसका जो कॉमन पोटेंशियल है, लेट्स से वो कॉमन पोटेंशियल V के बराबर है। तो फाइनल जो चार्ज होगा दैट विल बी C1 इंटू V। ये भी पोटेंशियल V तक चार्ज है और ये भी पोटेंशियल V तक, तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
सो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या मिलेगा, ये जो C1V1 है, C1V1 will be equal to C1V plus of C2V, राइट। तो ये C1V1 is equal to C1 plus C2, V को कॉमन ले लो, तो ये जो कॉमन पोटेंशियल V है, दिस इज C1V1 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। ये क्लियर है बच्चों? यस यस सर। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, हम लोग को एनर्जी निकालना है कि कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल और उसके बाद शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज लेस देन सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन देम बिफोर दे आर कनेक्टेड, राइट। तो बिफोर दे आर कनेक्टेड उसमें कितना एनर्जी था, ये था, है ना। बाद में कितना एनर्जी होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। लेट्स से इसको इनिशियल एनर्जी को U1 लिख, फाइनल एनर्जी U2 इज इक्वल टू, एक कैपेसिटर पे ये तो दोनों कैपेसिटर है, ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, तो हाफ C1 प्लस C2 जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल V स्क्वायर होगा। ये क्लियर है बच्चों? यस सो दिस इज हाफ C1 प्लस C2 और V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू C1V1 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इससे आ जाएगा 1/2 इंटू C1 प्लस C2 C1V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा तो एक C1 प्लस C2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, C1V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस। अब देखो ये हाफ C1V1 स्क्वायर है और ये हाफ C1V1 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, राइट। तो हाफ C1V1 स्क्वायर, दिस इज C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय 2 C1 C2। अब तुम क्या करो ना, ये जो हाफ C1 V1 स्क्वायर है ना, इसको U1 से रिप्लेस कर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर को अलग कर लो और बाकी इधर क्या बच जाएगा, C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 बच जाएगा। इज इट क्लियर? Sir, can you explain this step again? I have taken this two, one C1 and V1 square common outside, तो बच क्या जाएगा, अंदर एक C1 एक अंदर बच गया और ये C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में बच गया। Got it, sir. ये आपने U1 की वैल्यू हाँ, ये अलग इसलिए किया क्योंकि इसको हम U1 लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये U2 इज इक्वल टू U1 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1 अपॉन C1 प्लस C2 क्या है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। ये जो होगा डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा ना। यस सर। सो इसका मतलब क्या हो गया, U2 is always less than U1, right? U2 will be less than U1। यही हमें प्रूव करना था कि show that the total energy of combination is less than the sum of energy stored in them before they are connected। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लो फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर।
थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 volt. If the energy stored in the two combination is 0.045 joules and 0.25 joules respectively, determine the value of C1 and C2. Also calculate charge on each capacitor in parallel combination. देखो क्या कह रहा है, दो कैपेसिटर है C1 और C2, ये C1 है और ये C2, इसको पहले सीरीज में कनेक्ट किए 100 वोल्ट के अक्रॉस, और उसके बाद सेम दोनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया C1 और C2 को, सेम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट के बाद। अब आपको क्या कह रहा है, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन से, मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड U1 इज इक्वल टू 0.045 जूल्स है और दूसरे वाले में जो एनर्जी स्टोर्ड है 0.25 जूल्स। क्लियर बच्चों? अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना। अभी देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा ना, होगा ना। और यहाँ पे जो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे C पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, राइट। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जो U1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1/2 CS इंटू ये जो वोल्टेज है V², और U2 इज इक्वल टू 1/2 CP इंटू V²। U1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.045 इज हाफ टाइम्स C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V², और दूसरा आ गया हमारा 0.25 इज हाफ इंटू C1 प्लस C2, और ये V² मतलब 100² कर लो, C1 प्लस C2 इंटू 100²। क्लियर बच्चों? यस तो इस वाले इक्वेशन से ना हम लोग को C1 प्लस C2 का वैल्यू निकल जाएगा, ये सेकेंड वाले से। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 10 टू द पावर 4 हो गया, तो 0.5 और ये तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया। C1 प्लस C2 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो गया C1 प्लस C2 का वैल्यू। ये तीसरा इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे C1 प्लस C2 का अगर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो C1 C2 का वैल्यू निकल जाएगा फर्स्ट वाले से, फ्रॉम 1। फर्स्ट वाले से हमारा क्या आ रहा है, 0.045 इंटू 2 इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बच्चों C1 प्लस C2 हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है थर्ड वाले में, तो ये क्या लिख लेंगे, C1 प्लस C2 को 5 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे C1 प्लस C2 को ना, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100² कर, है ना बच्चों? क्लियर है? अब सी दिस इज, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे, सो C1 C2 C1 इंटू C2 इज 0.09 हो गया ये, और 0.045 इंटू 0.09 हो गया, और C1 C2 is 9 into 10 to the
पावर -2 एंड -7 -9 9 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा C1 C2 का। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सो एक 5। अच्छा ये 5 भी है ना, 5 भी है तो 45 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया माइनस। हाँ दोस्तों so we'll get 0.045 into 2 0.09 into 5 into 10 to the power -5 into 10 to the power 100 square है 10 to the power -4 is equal to C1 and C2. So this will be 10 to the power -9 and so 0.25 0.45 10 to the power -9 is C1 into C2. ये दो वैल्यूज याद रखो, यहां तक लिख लो, इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। सबने लिख लिया इतना? सर इसको एज एन इक्वेशन 4 लिखना है। हाँ इसको इक्वेशन 4 लिख लिया यहां तक? यस 1 minute Yes. sir, 1 minute. लिख लो जल्दी लिख। अब इसके बाद एल्जेब्रा आ गया, बेसिकली मैथमेटिक्स है। C1 C2 का वैल्यू पता है, C1 प्लस C2 का वैल्यू पता है, तो C1 माइनस C2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा मुझे? मैथमेटिक्स कितना आता है देखें। Done sir. C1 plus C2 का स्क्वायर कर। सही है, बिल्कुल सही जवाब। देखो बायोलॉजी का बच्चा बता रहा है मैथमेटिक्स, और बाकी मैथमेटिक्स वाला बच्चा सो रहा है। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर होता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2। इसको लिख सकते हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 माइनस 4C1 C2 कर देंगे, प्लस 2C1 C2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो दिस इज C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ठीक है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हुए थे, कितना आया था? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 आया था, राइट? Yes sir. इसका होल स्क्वायर हो गया -4 टाइम्स C1 C2 का वैल्यू आया था हमारा 0.45 इंटू 10 टू द पावर -9, यही आया था। Yes sir. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? 25 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस 0.45 इंटू 4 Sir 1.8. 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। तो देखो बच्चों, ये इसको 2.5 माइनस 1.8 कर लोगे तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इतना है। तो इससे अब C1 माइनस C2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.7। सो दिस इज 0.83 इंटू 10 टू द पावर, या 7 इंटू 10 टू द पावर -8 कर लेते हैं, रूट 7 कर लेते हैं, 2.64। सो दिस इज 2.64 इंटू 10 टू द पावर, ये -10 का हाफ करें 10 टू द पावर -5 हो जाए। तो देखो हम लोग को दो इक्वेशन आ गया। C1 प्लस C2 हमारा वैल्यू जो था दैट वाज 5 इंटू 10 टू द पावर -5
और C1 माइनस C2 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2C1 इज इक्वल टू 7.64 इंटू 10⁻⁻5 और C1 का वैल्यू 7.64 by 2 कर लो, 3.82 3.82 C1 10⁻⁻5 3.82 इंटू 10⁻⁻5 फराड। और यही अगर इसी में C2 का वैल्यू कर लेते हैं तो 5 माइनस 3.82 कर लोगे, 1.1। 1.18 इंटू 10⁻⁻5 फराड। बहुत बढ़िया। साइज अगर छाते जा रहे हो तुम बिल्कुल लिख लो फटाफट। अब सब लोग, सबको समझ में आ गया? Yes. यस सर। प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। Done everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फटाफट करो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसको करके बताओ तो क्या आ रहा है आंसर। डिम्पल, चेतना, आर्यन और खुशी, आप लोग को मिल गया एलएमएस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड? यस सर। अनामिका और अभिजीत, आपको शाम को मिल जाएगा आज क्लास के बाद, रात में भेज। Okay, sir. अर्नव कर रहे हो? Yes, sir. एकदम डीप थॉट में गए हुए। नहीं, चार एक होशियार बच्चा है, सिद्धांत, अर्नव, आर्यमन और साई सागर, हर भर के आशीर्वाद तुम लोगों को। और ये सब जो बदमाश बच्चा जो कैमरा ऑफ किए उसको तो पता नहीं क्या ही दे। So 4.5 into 10⁻⁻6 joule. 4.5 10, हाँ पहला पार्ट ना, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट तो हो गया। वहाँ पर वो जो सेकंड पार्ट है उसमें जो कैपेसिटर कनेक्ट है वो कैसे सीरीज है पैरेलल है? पैरेलल नहीं होता है हमेशा बेटा, मैंने बताया था ना, जब डिस्कनेक्ट करके लगाओगे हमेशा पैरेलल जाएगा, ठीक है। जब दो कैपेसिटर को साथ में लगाएंगे ना तो वो हमेशा पैरेलल ही दिखेगा। ये एक ऐसे लगा दिया और दूसरा ऐसे लगा, तो ये जो कैपेसिटर हुआ ये पैरेलल में। सर सेकंड पार्ट पे 9 into 10⁻⁻7 नहीं, कुछ गड़बड़ कर देखो, सर सेकंड पार्ट में हाफ हो रहा है क्या? हाफ हो जाए 2.25। Yes, sir. Half है. अनामिका तुमने डबल कर दिया। देखो
चार्ज आधा हो जाएगा ना। ये वो E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाले बाय सी वाले से हो जाएगा ना। हाँ, तुम देखो 2-3 तरीके हैं इसको करने। पहला क्या है, 900 पीएफ कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। एक हमारे पास कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने, इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 900 पिकोफराड 10 टू द पावर -12 फराड, और जो वोल्टेज है दिस इज 100 वोल्ट, राइट। अब आपको कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो U1 is equal to half CV square, half into 900 into 10 to the power -12, 100 square, तो ये 450 into 10 to the power -8 हो जाएगा। So this is 4.5 into 10 to the power -6 joules हो जाएगा। ये तो U1 निकल गया पहले। अब आपको कह रहा है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड, तो इसमें चार्ज कितना था, Q1, Q इज इक्वल टू CV कर लो। सो 900 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। सो 9 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ये चार्ज है। अब जब इसको इस पे डाल दिया, दोनों देखो ये 900 पीएफ के साथ ही तुमने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, Q/2 इस पे और Q/2 इस पे हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। अब Q/2 और Q/2 चार्ज आ गया, और हम लोग को पता है कि जो दूसरा फॉर्मूला अगर हम इससे डिस्कनेक्ट करके कर रहे हैं, राइट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ये क्या था, एक था हाफ CV स्क्वायर, ठीक। चलो इसी को यूज करते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। ये भी C है, ये भी C है। अब इसके अक्रॉस का कॉमन पोटेंशियल अगर हम लोग को निकालना है वो देखोगे तो Q/2 बेसिकली इज इक्वल टू CV। Q/2 इज इक्वल टू C इंटू कुछ नया पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लेते हैं, राइट। सो V डैश इज इक्वल टू Q/2C। ये कैलकुलेट करोगे, Q का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर -12, सो विच इज इक्वल टू, ये -12 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 4, 90,000 बाय 900, 100 बाय 2, 50 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या हो गया, हाफ हो गया, राइट। वोल्टेज हाफ हो गया, तो ये जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस U डैश निकाल लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ CV डैश स्क्वायर प्लस हाफ CV डैश स्क्वायर, एनर्जी दोनों का ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज CV डैश स्क्वायर, तो C हमारे पास है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और V डैश स्क्वायर, सो दिस इज 50 इंटू 50, है ना। तुम ऐसे भी कर सकते थे हाफ C1 प्लस C2, मतलब हाफ C प्लस C2C इंटू V डैश स्क्वायर, वैसे भी कर सकते थे, एक ही बात है ना। कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे लेके, कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट्स है, 50 इंटू 50 कर लिया। सो दिस इज 4.5 into 10 to the power -6 C का वैल्यू 900, हाफ इंटू 2 इंटू 900 into 10 to the power -12,
50 into 50 ये ले। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 900 into 25 है। So this is 2.25 10 to the power minus 6. तो इसका हाफ हो जाएगा बेसिक। यही तो हम लोग कर भी रहे थे ना कि एनर्जी लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रहा है, और ये एनर्जी जाता कहाँ है? हीट एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, या फिर स्पार्किंग वगैरह होगा उसके फॉर्म में जाएगा। तो ये सारा एनर्जी उसमें लॉस होगा। क्लियर है बच्चों? यस। लिख लिया सभी ने बच्चों? यस सर। अब ये वेंडी ग्राफ जनरेटर हम लोग करेंगे। लास्ट पोर्शन है। पिछले साल वैसे ही हट गया था सिलेबस से, तो वी डोंट नो अगर सिलेबस रिवाइज होगा तो रहेगा कि नहीं। और वेंडी ग्राफ जनरेटर आईआईटी के लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज है। नीट वाले बच्चों को फिर भी देखना होता है, क्योंकि वहां पे तो थ्योरी भी पूछ लेते हैं। उदास मत हो सिद्धांत, क्वेश्चन तेरा इजी आता है, ये भी तेरे लिए खुशी की बात है ना। अच्छा, वेंडी ग्राफ जनरेटर हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या है, ये क्या करता है बेसिकली, पर्पस क्या है इसका? कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए ये एक मशीन है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, इन सब को एक्सेलरेट करने के लिए ये एक मशीन है, वेंडी ग्राफ जनरेटर। यूज कहाँ करते हैं? सारे जितने रेडियो एक्टिव पर्पसेस हैं, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक होता है ना कि इतने स्पीड से जाएगा, टकराएगा, तभी जाके रिएक्शन इनिशिएट होगा। तो वहां पे ऐसे सारे जगहों पे हम लोग इसको यूज करते हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर। भाई एक्सेलरेट कराने के लिए तुमको कुछ तो मशीन चाहिए होगा ना। बॉडी तो है नहीं कि तुमने धक्का दिया, फोर्स लगा दिया और उसको एक्सेलरेट करा दिया, राइट? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए ये एक मशीन है जिसको हम लोग वेंडी ग्राफ जनरेटर। सबसे पहले तुमको हम एक वीडियो दिखाएंगे, 2 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो है। इसको देखो और समझो कि क्या होता है, क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं करा पाऊंगा। मैं एक 2 डायमेंशन में फिगर बताऊंगा, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या होता है, राइट? तो इसको देखो और फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। 2 मिनट का वीडियो। Van de Graaff generator. Van de Graaff generator is an electrostatic generator Yes, sir. is capable of producing enormously large Yes. static electric potential as high as 20 million volts. It is designed by American physicist Robert J. Van de Graaff. It is based on the principle that if a charged conductor is brought internally in contact with the hollow conductor, all the charges from the inner conductor is transferred to the surface of outer conductor. No. ये क्यों होता पता है ना? कंडक्टर है, जो भी चार्ज दोगे और तुमने क्या किया है, इस कंडक्टर को यहाँ पर से ज्वाइन कर लिया है एक कंडक्टर से बाहर वाले कंडक्टर, अंदर वाले कंडक्टर से। तो अंदर वाले कंडक्टर पे जो भी चार्ज आएगा वो अपने आप कहाँ चला जाएगा? बाहर वाले कंडक्टर पे चला जाएगा, राइट? तो ये हम लोगों ने, हाँ, Matter what amount of charge is already present on outer shell. A simple Van de Graaff generator consists of a belt made of rubber running over a pair of rollers, one of which is surrounded by a hollow metallic sphere mounted on an insulated stand. Electrons emitter in the form of comb made up of sharp metal points is positioned near the lower roller in such a way that the comb is pointed towards the rubber belt. The comb is maintained at high positive voltage by external supply.
Another comb, called receiver comb, is positional near the upper roller and is connected to a hollow metal sphere. A motor is connected to a bottom roller in order to move the belt. When the motor is turned on, the belt moves over the pulley. Spray comb positioned near the lower roller, which is connected to high positive potential. I'm sorry. Van de Graaff, a principle that transfer Van de Graaff generator mounted on an instrument near the lower. Another comb and is connected to a bottom roller Sorry. in order to move the belt. When the motor is turned on, the belt moves over the pulley. Spray comb positioned near the lower roller, which is connected to high positive potential, sprays positive. ये क्या होता है बेसिकली? दिस इज व्हाट इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज. तो कभी भी मतलब ये जो प्रोसेस है ना, जिससे कोम से इस पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है बेल्ट पे, और बेल्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये एक रबर का बेल्ट यूज कर रहे हैं, ये एक इंसुलेटर है. तो इंसुलेटर पे जब भी जो चार्ज देते हो वहीं पे रह जाता है. तो इसीलिए जब बेल्ट को हम लोग गोल गोल घुमाते हैं तो जो चार्ज यहाँ पर से जा रहा है इसके ऊपर, वो उसके साथ ऊपर चला जाएगा. चार्ज साथ में बेल्ट के ऊपर मूव कर जाएगा. और ये जो कोम्ब से इसके ऊपर चार्ज जा रहा है, इस प्रोसेस को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. मतलब पॉइंटेड एंड पे, इसीलिए हम लोगों ने ये पॉइंटेड एंड यूज किया है, जिससे कि कोम्ब का जो पॉइंटेड एंड है वहां पे देयर इज अ गैप. मतलब वो बिल्कुल टकरा नहीं, मतलब टच नहीं कर रहा है, देयर इज अ गैप. बट उस गैप में बिकॉज ये जो चार्ज है हाई पोटेंशियल पे हम लोग चार्ज भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज करके, मतलब उस कोम से वहां से उस जो रबर का जो बेल्ट है उस तक चला जाएगा वो चार्ज. इस प्रोसेस को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. ठीक है. Charges on the outer side of the belt. Charges on the belt are carried upwards and are collected by the receiver comb on the top of the generator. Since the upper comb is connected to hollow conductor, the charge gets transferred to a hollow sphere. Since the belt continuously carries positive charge to the receiver comb, the spherical shell collects enormous amount of charges and develops huge potential. It becomes difficult for the surface to hold more and more charges due to the force of repulsion between the light charges on the dome. When the potential of the spherical shell exceeds the breakdown value of air around the sphere gets ionized and leakage of charge takes place from the sphere. Van de Graaff generator produces a beam of high energy particles in the range greater than megavolt. ठीक है. तो बेसिकली अभी तो इसमें जो तुम लोग को बताया गया कि इसमें जो तुम्हें बताया गया कि how a very you can charge Van de Graaff generator जितना मर्जी चाहे, मतलब उसमें जितना मर्जी चाहे तुम चार्ज देते चले जाओ, जब तक कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें चार्ज डाल सकते हो. मतलब बहुत ज्यादा चार्ज तुम उसको कर सकते हो. राइट. और वो चार्ज हम लोग करते कैसे हैं, हमारा जो इनपुट डिवाइस है. राइट. सो ये जो इनपुट डिवाइस है ये एक हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, जिसके थ्रू की ये चार्ज मूव करके बेल्ट पे आता है और बेल्ट से मूव करके ऊपर जा रहा होता है. और फाइनली जब ऊपर से वो कोम्ब उसको कलेक्ट करके उस पूरे डोम के ऊपर चार्ज लेके आ जाता है. तो ये जो पूरे डोम के ऊपर जो चार्ज आ गया, अब उसके वजह से there will be a potential at the middle of that dome. और वो हाई पोटेंशियल जो पॉइंट है वहां पर अगर तुम कोई दूसरे चार्ज बॉडी को रखते हो तो वो क्या होगा, वो एक्सेलरेट करके टारगेट तक जाता है. वो मैं अभी दिखाऊंगा, अभी जो नॉर्मल फिगर है उसमें तुमको समझाऊंगा अभी कि क्या होता है. तो लेट्स रीइटरेट व्हाट वी हैव लर्नड अभी. सो वैन डी ग्राफ जनरेटर ये क्या है, दिस इज अ हाई वोल्टेज जनरेटर
It was developed by Van de Graaff in 1931. Designed an electrostatic generator capable of generating very high potential of the order 5 into 10 to the power 6 volt. भाई जब तुमने चार्ज इसके ऊपर डाल दिया Q, तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा? Q by 4 pi epsilon naught R, where R is the radius of this sphere. होता है ना ये फॉर्मूला पोटेंशियल का? तो अगर Q तुम इंक्रीज करते जाओगे तो पोटेंशियल का जो वैल्यू है, जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा? वो इंक्रीज करता चला जाएगा। करेगा ना बच्चों? हाँ या ना? यस करेगा। तो जब V का वैल्यू तो जब V का वैल्यू बढ़ता जाएगा, राइट, तो मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल तुम इसको दे सकते हो इस पॉइंट पे, जो इसके सेंटर पे होगा, वहां पे पूरा तुम पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी पार्टिकल है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है सेम ही होता है, Q by 4 pi epsilon naught R। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा उसके अंदर, स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल होता है। So which was then made use of in accelerating charged particles so as to carry out nuclear reactions. Now principle, इसका working principle क्या होता है इस जनरेटर का? The action of sharp point, that is the phenomena of corona discharge. तो हमारे कोम्ब से, वो जो मेटेलिक कोम्ब था, उससे जो बेल्ट पे जो चार्ज जा रहा होता है, वो उस प्रोसेस को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो एक प्रिंसिपल ये है। दूसरा, the property that charge given to a hollow conductor is transferred to outer surface and is distributed uniformly over it. तो जो भी चार्ज यहाँ पे आप डालोगे, है ना, इसके अंदर यहाँ पे, वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ दिस जनरेटर। नाउ एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, ये समझो कि ये कोरोना डिस्चार्ज वाला क्या चीज है। सो व्हेन अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कर लेंगे, ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज Q, the surface density of charge is given by Q by 4 pi R square, right? Charge by area will give you the surface charge density. Now for a pointed end, तो जैसे जैसे बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय द सरफेस एरिया। अगर आप पॉइंट एक जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे चले जाओगे, नीडल के पॉइंट पे, वहां पे वो जो सरफेस एरिया होगा उस नीडल पॉइंट का, दैट विल बी वेरी स्मॉल। सो फॉर अ पॉइंटेड एंड R इज वेरी स्मॉल। ये जो रेडियस होगा उस पॉइंटेड एंड का, दैट विल बी वेरी स्मॉल। और R अगर स्मॉल होगा तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? बहुत हाई हो जाएगा। सिग्मा इज वेरी लार्ज। द पार्टिकल्स ऑफ एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पॉइंटेड एंड गेट सिमिलरली चार्ज एंड आर रिपेल्ड। सो इन दिस वे, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो उससे जो चार्ज है वो निकल के बाहर आ जाएगा, राइट? So an electric wind is set up which takes away the charge continuously from the pointed end of the conductor to the belt, जो हम लोग देख रहे थे। Process of spraying the charge is called corona discharge. Clear है बच्चों? यस यस सर। अब देखो ये अंदर जो हम लोग यूज करेंगे ना यहाँ पे वैन डी ग्राफ जनरेटर को, वो ये यहाँ पे है। अब देखो ये जो पुलीज थे तुमको दिखे ना, वो दोनों पुलीज थे, उसके ऊपर दो ये ऐसे इस तरह से पुलीज मूव कर रहा था। नीचे वाले पुली पे एक मोटर लगा हुआ था जो कि इस पुली को रोटेट कर रहा था, और ये बेल्ट था जो कि चार्ज को कैरी करके ऊपर तक लेके जा रहा था, है ना? और वही सेम बेल्ट घूम के वापस नीचे आ जाता है, देखा हम लोगों ने। और ये है हाई टेंशन, ये जनरेटर है बेसिकली, हाई वोल्टेज पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोरोना डिस्चार्ज होगा इस कोम्ब के, इससे कोरोना डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली ये इसके थ्रू अब ये बाहर वाले स्फीयर पे पूरा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बाहर वाले स्फीयर पे जो पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट, तो ये इसके वजह से ये यहाँ पे जो पॉइंट है, इस स्फीयर के अंदर जो भी पॉइंट होगा, है ना, उन सब पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बहुत हाई पोटेंशियल हो जाएगा,
तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई है V, और दूसरा जो एंड है ना, इसको अगर हम लोग अर्थ करके रख दें तो इसके बीच में देयर विल बी अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, होगा ना? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नीचे की तरफ सेटअप हो गया, अब यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम लाकर रखते हो तो उस पे एक फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना? यस। तो वो जो फोर्स लगेगा वो उस चार्ज पार्टिकल को ले जाकर यहाँ पे हम लोग टारगेट रखे हुए हैं, जिस पे ले जाके हिट कराना है, राइट? तो जितना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा उतना ज्यादा वो एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल, और उतनी ज्यादा स्पीड से जाके टारगेट को हिट करेगा। So this is the whole working principle of Van de Graaff generator. What it does is it accelerates the positive charge particle to a very high value of speed, and that is done by this Van de Graaff generator. Van de Graaff generator क्या करता है, अपने अंदर बहुत हाई पोटेंशियल जो है अपने स्फीयर के अंदर बहुत हाई पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल वहां पे रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से एक्सेलरेट करके बहुत हाई स्पीड अटेन कर ले। डन बच्चों? यस। यस सो अगर हम लोग ये प्रिंसिपल इसका देखें तो यहाँ पे देखो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और पोटेंशियल क्या होता है, Q बाय C होता है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। सो द पोटेंशियल V, ये तो हम लोग को ऐसे भी पता है कि स्फेरिकल जो सेल होता है उसकी वजह से पोटेंशियल ये होता है। सो पोटेंशियल V गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन Q, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, पोटेंशियल जो है यहाँ पे इस पॉइंट जो अंदर इसके पोटेंशियल वो इंक्रीज करता चला जाएगा जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा। नाउ इफ Q इज द चार्ज ऑन द आयन टू बी एक्सेलरेटेड, इस यहाँ पे जो आयन है उसके ऊपर अगर स्मॉल q चार्ज है, राइट, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, V माइनस 0 V हो गया, देन द एनर्जी एक्वायर्ड, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन Q इंटू V हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो चार्ज है स्मॉल q, उस पे इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस V विल गिव यू द एनर्जी QV। तो ये QV क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और उससे हम लोग को स्पीड निकल जाएगी, कितने स्पीड तक हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। So the ions hit the target with this energy and carry out artificial transmutation. तो जो भी हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शंस इनिशिएट करने हैं वो हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं उसके बाद। क्लियर है सभी को बच्चों? यस सर। यस यस सर। यस अब यूजेस इसका क्या क्या है? पहला यूज है, the beams of accelerated charge particle are often used to trigger nuclear reaction. ये जो accelerated charge particle है इसको हम लोग यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकेंड है, these beams are also used in the treatment of cancer. तो बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए जो रेडिएशन थेरेपी होता है ना, वो यहाँ पे हम लोग जो रेडिएशन देते हैं तो वो रेडिएशन बहुत हाई स्पीड में जाके वो जो आयंस है उसको उस टारगेट पे हिट करता है, जिससे कैंसर सेल को हम लोग किल करते हैं, राइट? तो जो रेडियोथेरेपी होता है उसमें इसी तरह से आयंस को हाई स्पीड से हम लोग भेजते हैं, वैन डे ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं। तीसरा है, द बीम्स ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में जहाँ पे कि आपको जो आयंस को एक्सेलरेट करना है तो वहां पे आप वैन डे ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं। अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज पार्टिकल को ही ये एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है? अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग वैन डे ग्राफ जनरेटर। दिस इज द लिमिटेशन। क्लियर है बच्चों? यस 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 सर। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर इतना ही है ना? और
कौन सा क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कौन से वाले असाइनमेंट पे बच्चे? सर ये जो होमवर्क वाला असाइनमेंट है ना सर, रिसेंटली 2 असाइनमेंट भेजा है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 सर, नंबर 1। नंबर 1 वाले में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 सर, 10 वो सर्कल। 10th में मेरे को भी डाउट। 5 6 7 सर्कल वाला जो है। हाँ जी सर। यस सर। 1 मिनट, कोई खाली पेज निकाल लो ना। ये समझ में आ गया ना, हटा रहे हैं हम इसको ना। ये क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, पहले सर्कल। ये एक बैटरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये पॉइंट बी हो गया। फिर एक बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ये 12 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है बच्चे, ठीक है। अब ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल VA मानते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो VB मानते हैं। अब कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकालना है। ये 4 μF है और ये 2 μF है, ठीक। सो वी हैव टू फाइंड अभी पहले ये देखो, ये जो इसके अक्रॉस, मतलब अगर ये बैटरी नहीं होता मान लो यहाँ पे, राइट, तो ये दोनों क्या है कि, या फिर इसको ऐसे कर लो कि दिस इज, यहाँ पे ये इस पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को ना हम लोग अर्थ कर देते हैं, ठीक है। इसको अर्थ कर दोगे तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ गया, 24 वोल्ट आ गया, राइट। और यहाँ पे अगर VA है तो ये पॉइंट जो है मान लो ये V है, राइट। ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है वो V है, तो ये यहाँ पे V+12 हो जाएगा, राइट। और ये 24 हो गया, है ना। अब इफ यू सी, जो करंट जो मतलब जो चार्ज है ये 12 वोल्ट, और उसके बाद ये जो बैटरी है 24 वोल्ट, तो ये बेसिकली 24 और 12 ये इवेंचुअली जो करंट ड्राइव करेगा, जो चार्ज ड्राइव करेगा वो इधर ही ड्राइव करेगा कि 24 ज्यादा है 12 से, तो ये जो चार्ज ड्राइव करेगा, तो बेसिकली ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। इज इट क्लियर? यस सर। ये इसका पोटेंशियल E1 है और इसका पोटेंशियल E2, राइट। तो सिंस E1 is greater than E2, E1 will drive the current in the circuit, ठीक है। और नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा इस, मतलब नेट पोटेंशियल जो नेट वोल्टेज सोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2? क्योंकि इसके पोलैरिटी को ये अपोज कर रहा है, ये +24, ये इधर ड्राइव कराएगा करंट और ये किधर ड्राइव कराएगा, इधर कराएगा, तो दोनों अपोज कर रहा है ना। तो नेट नेट जब करोगे ना, नेट पोटेंशियल, तो वो क्या आ जाएगा, EMF E1 माइनस E2 आ जाएगा, राइट। ये हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो और तुमको ज्यादा क्लियर होगा बेसिकली। तो ये ड्राइव करा रहा है 24 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, तो ये बेसिकली नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 24 माइनस 12, ये 12 वोल्ट हो, ठीक है। अब आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, बिकॉज ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो CS इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये क्या हो गया, 2 into 4 बाय 2 प्लस 4, सो दिस इज 8 by 6 which is equal to 4 by 3। क्लियर है बच्चों? यस सर।
तो ये 4/3 म्यू एफ कैपेसिटेंस हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। तुमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला हुआ था इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फुल सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तुमको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला हुआ है, राइट? तो तुम्हारा जो नेट, पहले तो चार्ज निकाल लो। चार्ज क्या हो जाए, दोनों सीरीज में है। चार्ज Q इज इक्वल टू CS इंटू E नेट, विच इज 4/3 इंटू 12। तो ये कितना हो जाएगा? 16 म्यूसी चार्ज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जो 16 म्यूसी चार्ज हो गया, अब आप जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो 16/2 कर दोगे, 8 वोल्ट्स हो जाए। ठीक, यस अंडरस्टूड। बाकी अपने डाउट्स भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा जो भी डाउट्स हैं। ठीक, और वी कैन डिस्कस इन सम अदर क्लास, कमिंग क्लास। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो मेरी भी क्लास है इसके बाद। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. यस सर।